गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आज हम विष्णु खरे का जीवन परिचय और उनकी जो कविता है एकम के बारे में हम देखेंगे कि उनकी कविता में ऐसा क्या है, या उसकी कविता की शीर्षक की सार्थकता क्या है, या फिर हमें ये कविता क्या सोचने के लिए विवश करती है। क्यों ऐसी घटनाएं उस टाइम पे घटित हुई कि विष्णु खरे जी को इस कविता को लिखने के लिए विवश होना पड़ा। तो देखो बेटा, विष्णु खरे जो है वो हिंदी साहित्य के एक ऐसे आलोचक, ऐसे साहित्यकार, ऐसे लेखक हैं जिन्होंने प्रशासन, संपादन, फिल्मी समीक्षा, लेख, बहुत सी गतिविधियों से उनका व्यक्तित्व जो है वो निर्मित हुआ है। और विष्णु खरे, जैसे कि इनके सरनेम से ही आपको समझ में आ जाएगा, एकदम खरी चोट ये अपनी कविताओं के माध्यम से करते हैं। और इनका जन्म आपको मैं बता दूं कि 9 फरवरी 1940 में हुआ था। 1940 में छिंदवाड़ा ज़िले में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उसी क्षेत्र में हुई। बाद में उन्होंने एमए करने के बाद संपादक के रूप में अपनी सेवाओं से हमें अवगत कराया, अपनी सेवाएं हमें दी। और उसके बाद जो विष्णु जी की जो रचनाएं हैं वो सबकी आवाज़ के पर्दे में पिछला बाकी और काल और अवधि के दरमियान उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो हमें एक निश्चित दिशा की ओर ले जाने के लिए हमें संकेत करती हैं कि क्या था उनके अंदर, क्या था उनके व्यक्तित्व के अंदर, क्या वो हम पूरे समाज को देना चाहते थे, और किस तरीके से पाठक उनके इतने जो है करीब होते चले गए कि उन्होंने ऐसा, ठीक है, अपने व्यक्तित्व से हमें प्रोत्साहित किया। देखो बेटा, ये कविता है एक कम। तो 1947 से पहले बच्चे, आप जानते हो कि हमारा समाज की तस्वीर हमारे लिए क्या थी। सारा देश एकजुट होकर अंग्रेज़ों की गुलामी की जंजीरों से मुक्ति पाना चाहता था। उनको ये नहीं था कि उनके मन में कि ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोगों ने मिलकर एकजुट होकर, सब लोगों ने उस गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए अपना जो भी हो सकता था अपने बल से, वो अपने प्राण तक, अपने सब कुछ न्यौछावर इस देश के ऊपर कर दिया। कोई भी अपने बारे में नहीं सोचता था, यही सोचते थे कि इस पूरे देश को आज़ाद कैसे कराएं। जो भारत सोने की चिड़िया कभी टाइम पे कहा जाता था, उसको वही शक्ल हम कैसे दें। और आप जानते हैं बेटा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी, उसमें बहुत से ऐसे नेता आए जो वहाँ तक पहुँचाने में, देश को, ठीक है, पहुँचाने की तैयारी में थे कि लोग भी उनका साथ दें। लेकिन कुछ नहीं हो पाया ऐसा, ठीक है। लेकिन 1947 के बाद की जो तस्वीर हमारे सामने आई तो वो बिल्कुल उससे उल्टी थी, बिल्कुल उसके विपरीत थी। जो सिचुएशंस, जो परिस्थितियाँ जो 1947 से पहले हमें देखने के लिए मिलती हैं, वो बाद में लोगों की अपने तक सिमट के रह गई। कैसे? 1947 के बाद जब लोग, कुछ सुविधा संपन्न लोग थे, कुछ शक्तिशाली लोग थे, उन्होंने क्या किया बेटा, कुछ सारे संसाधनों को अपनी मुट्ठी में करने के लिए, करने की होड़ में शामिल हो गए। और जो दूसरा वर्ग था वो इस कदर वंचित रह गया कि उसे अपने जीवित रहने के लिए भी कठिन से कठिन संघर्ष करना पड़ा, दूसरों के आगे हाथ फैलाने पड़े, और हाथ फैलाने के लिए विवश होना पड़ा, मजबूर होना पड़ा। तो देखो बेटा, 1947 के बाद से इतने लोगों ने इतने तरीक़ों से आत्मनिर्भर, माला माल और गतिशील होते देखा है कि अब जब कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे या एक चाय की या 2 रोटी के लिए, तो जान लेता है कि मेरे सामने एक ईमानदार औरत या बच्चा खड़ा है। देखो बेटा, इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं विष्णु खरे। तो देखो बेटा कि ये जो हमारा समाज है, जो पहले 1947 से पहले नैतिकता पर आधारित था, पर वही समाज बाद में देश की कुनीति पर आधारित हो गया। एक तरफ तो सुविधा संपन्न लोग थे, तो दूसरी तरफ असहाय व्यक्ति जो कि अपने जीवित रहने के लिए 2 टाइम की रोटी भी अपने आप को नहीं नसीब कर पा रहे थे, नहीं ले पा रहे थे, और उन्हें इसलिए दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ा। तो देखो बेटा, एक तरफ अय्याशी थी, तो दूसरी तरफ कंगाली, और एक तरफ
सुविधा संपन्न लोग थे और दूसरी तरफ जीवन के लिए कठिन से कठिन संघर्ष करने वाले वंचित लोग। और वंचित लोग वो इस कदर वंचित थे कि ना तो वे उस सत्ता तक पहुंच सकते थे, ना ही उनमें इतनी शक्ति थी और ना ही आज़ादी को एक सच्चा अर्थ दे सकते थे। तो बेटा यही मान लिया गया आज़ादी का अर्थ कि हमें सिर्फ अपने को संपन्न करना है, अपने को उस मुकाम पर पहुंचाना है जहां ठीक है हमारे समान कोई आ ना सके। तो अपने स्वार्थ के लिए लोग जो है वो लड़ने लगे, अपना ही अपना सोचने लगे। तो अपना ही अपना सोचने के उसमें लोगों ने जो है वो दूसरे को घृणा की दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। हर जो अब ये जो जीवन था, ठीक है बेटा, वो जो जीवन था वो होड़ में बदल गया, एक प्रतियोगिता में बदल गया कि मुझे आगे निकलना है, मुझे आगे निकलना है। तो मुझे आगे निकलने की होड़ में जो वो व्यक्ति था सुविधा संपन्न, वो हर दूसरे व्यक्ति को एक घृणा की दृष्टि से देखने लगा, उसे शत्रु मानने लगा, क्योंकि यही उसकी चिंता का विषय बन गया। क्योंकि बेटा वो ये समझने लगा कि अगर ये कहीं मेरे इस होड़ में शामिल होकर कहीं मेरी संपन्नता का हिस्सेदार ना बन बैठे। तो इसलिए बेटा, तो समझ रहे हैं आप बेटा, क्योंकि एक कम कविता यहाँ पर क्या कहती है कि कम से कम जो इस संपन्नता की होड़ में शामिल व्यक्ति हैं वो कम से कम एक व्यक्ति से तो निश्चिंत रह सकते हैं कि जो उस होड़ में शामिल ना होकर एक अपनी ईमानदारी के बलबूते पर दूसरों के आगे हाथ फैला रहा है, कुछ अपने जीवन को काटने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए या अपना पेट भरने के लिए आपसे दो रोटी मांग रहा है। समझ आया बेटा? तो बेटा इसके बाद देखो बेटा, तो ये मानता हुआ कि मैं लाचार हूँ, कंगाल हूँ। तो देखो बेटा, इस संघर्ष ने, इस जीवित रहने के संघर्ष ने उसे इतना अधिक लाचार बना दिया, इतना अधिक कंगाल बना दिया कि वो दूसरे पर डिपेंड हो गया, कि दूसरे उसके बारे में जो कहने लगे वो उसको मानता चला गया। क्यों? क्योंकि बेटा उसका अपना व्यक्तित्व कुछ नहीं रहा, क्योंकि उसने अपने आप को एक विष्णु खरे जी ने एक वर्ड यहाँ पर यूज़ किया है, मामूली धोखेबाज। तो यहाँ पर उनका कहने का आशय यह है कि इस दुनिया में, समाज में बड़े बड़े धोखेबाज हैं जो लोगों को अपने जो है पूरे देश के संसाधनों को अपनी मुट्ठी में जमा किए हुए हैं, और जिससे वो जो संसाधन है वो पूरे देश में नहीं पहुँच पा रहे हैं, और गलत तरीके वो अपनाए जा रहा है। और इन गलत तरीक़ों को ही 1947 के बाद से जो है वो एक सही मान लिया गया है। तो देखो बेटा, सही मान लिया गया है, तो एक मामूली धोखेबाज यहाँ पर क्यों प्रयुक्त हुआ है? क्योंकि वो एक धोखेबाज तो है, मामूली इसलिए लगा है क्योंकि वो एक बहुत ही मतलब एक ईमानदार व्यक्ति की शक्ल में उनके सामने है। वो आपको धोखा दे तो रहा है, पर साथ ही साथ अपनी ईमानदारी भी आपको शो कर रहा है, और ये भी आपको बता रहा है कि अगर मैं धोखेबाज हूँ, यदि आपसे कुछ मांग रहा हूँ अपने जीवन को चलाने के लिए, तो उसकी सज़ा भी मुझे मिल रही है, क्योंकि मैं आपके सामने हाथ फैलाने के लिए मजबूर हूँ। ठीक है, ये वो कह रहा है, उनको बता रहा है, जिसके वो सामने भीख मांग रहा है, वो उनसे कह रहा है मैं भला चंगा हूँ, मैं, ठीक है, वो मानने के लिए तैयार है, क्योंकि उसका व्यक्तित्व जो है वो पूरी तरीके से इस संघर्ष के अंदर समाहित हो गया है। इस संघर्ष ने पूरा उसका व्यक्तित्व अपनी तरफ खींच लिया है, कि उसका अपना व्यक्तित्व कुछ नहीं रहा। वो बता रहा है मैं भला चंगा हूँ और कमज़ोर हूँ। भला चंगा मीन्स कहने का बेटा मतलब ये है कि हर तरीके से मैं समर्थ हूँ, मतलब कुछ काम कर सकता हूँ, लेकिन लोगों ने इतने गलत तरीके अपना लिए हैं, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। वहाँ पर का ये जो समाज है वो दो पार्टीशन में बट गया है। वो यही कहने लगा है, या तो समाज कहता है या तो अवसरवादी हो जाओ या फिर कंगाल। अब वो दोनों में से कौन सा रास्ता चूज़ करता है? उसने अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ा, उस एक कम व्यक्ति ने अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ा। वो इसलिए अपने आप को एक मामूली धोखेबाज की संज्ञा से वो अभी प्रेरित करता है। तो एक मामूली
धोखेबाज या लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित। तो देखो बेटा, वो ये कहना चाह रहा है कि मैं पूरी तरीके से तुम्हारे ही संकोच, अगर मैं तुम्हारे सामने भीख मांगता हूँ तो तुम्हें मुझ पर संकोच हो सकता है। संकोच इसलिए हो सकता है कि आप ये कह सकते हो कि क्यों ये इंसान सब कुछ होते हुए भी क्यों भीख मांग रहा है, ठीक है। और परेशानी, इसको ऐसी क्या परेशानी है कि वो कुछ कमा नहीं सकता, ठीक है बेटा। और तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज। नंगा मीन्स कहने का मतलब यहाँ पर यह है बेटा, भीतर और बाहर से उसका कोई व्यक्तित्व नहीं है, ना हो उसका कोई सामाजिक जो है वो नाम है कि वो किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करे, कोई उसकी पद बाकी नहीं रह गया है, किस नाम से उसे पुकारा जाए, ठीक है बेटा। तो निर्लज, बेशर्म, भीख मांगने वाले को अगर हम बेशर्म भी कह देते हैं तो भी उसे इस बेशर्म वर्ड को अपनाने में बिल्कुल संकोच नहीं होता, ये भी उसे उसी आसानी से वो स्वीकार कर लेता है। मैंने और ये कहता हुआ भीख जो देने वाले हैं उनसे ये बिल्कुल सिंपल वाक्यों में ये कहता हुआ कि मैंने अपने आप को तुम्हारी हर होड़ से हटा लिया है, और कम से कम तुम हटा लिया है, मुझे कुछ देकर या ना देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चित रह ही सकते हो। वो कह रहा है ये होड़। अब बेटा ये होड़ कैसी है मैं आपको बताना चाहूँगी। ये होड़ है संपन्नता की होड़। इस संपन्नता की होड़ जो है वो नैतिकता के जीवन से ये संपन्नता की होड़ जो है वो बदल गई है। इसमें जो संपन्न व्यक्ति है वो हर तरीके से संपन्न होना चाहता है, सुविधा लोलुप होना चाहता है। तो ये बेटा जो जीवन शैली बन गई है यहाँ पर, उस पे जो है आत्मग्रस्त भोग लिप्सा, यहाँ पर एक व्यक्ति के अंदर जो है वो आत्मग्रस्त भोग लिप्सा समाहित हो गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना मैं ले सकूँ मुझे लेना चाहिए। तो इससे जो है वो बेटा ज़्यादा तो उनकी तरफ खिंच गया, लेकिन जो बिल्कुल ही वंचित है, जिसको जितना मिलना चाहिए था उसे उतना भी नहीं मिल पा रहा है। तो देखो बेटा, इस होड़ ने किसको जन्म दे दिया? संदेह को, असुरक्षा को, चिंता को, घृणा को। इतने सारे जो ये आपके क्या कहना चाहिए इन्हें, ये सारी जो कुरीतियाँ हैं, या कुरीतियाँ नहीं कह लीजिए आप इनको, जो अंदर ही अंदर जो व्यक्ति को खा जाती हैं, ये ऐसी परेशानियाँ, ऐसी चिंता, संदेह, ये सब व्यक्ति को अंदर ही अंदर निगल जाती हैं अगर इनका समाधान नहीं हो तो देखो बेटा, ये सारी की सारी परेशानियां जो हैं वो समाज 1947 के बाद के समाज के सामने आकर खड़ी हो गई, ठीक है बेटा। तो क्या कहना चाहिए कि जो यहाँ पर जो जीवन में बदलाव आया वो कौन सा आया बेटा? जो नैतिकता थी वो कुनीतिपूर्ण बन गई। जो व्यक्तिगत जीवन था वो आपका नैतिकता पर आधारित ना होकर कुनीति पर आधारित हो गया, और सामाजिक जीवन दो पार्टों के बीच में बट गया, अवसरवादिता और कंगाली। और जिसमें जो संबंधों में जो बदलाव आया वो ये था कि होड़ में शामिल व्यक्ति को हर सामने वाला व्यक्ति शत्रु नज़र आने लगा। तो यहाँ पर जो है वो घृणा भी लोगों के मन में दूसरे के प्रति विकसित हो गई। तो इतने सारे बदलाव जो हैं वो 1947 के बाद हमारे सामने आए। तो ये कविता बेटा एक ऐसे व्यक्ति के लिए है जिन्होंने इन गलत तरीकों को ना अपनाकर दूसरों के सामने हाथ फैलाना ही उचित समझा, और उन्हें ये विश्वास दिलाया कि मैं इस संपन्नता की होड़ में शामिल नहीं हूँ, चाहे मुझे आप कुछ दो या मत दो, लेकिन मैंने अपने आप को उस होड़ से निकाल लिया है, क्योंकि उसके अंदर ईमानदारी कहीं ना कहीं अब भी विद्यमान है, जिसके बलबूते पर वह समाज के रास्ते पर जो गलत लोग चल रहे हैं, अपने आप को सुविधा संपन्न बना रहे हैं, तो मैं उन तरीक़ों को ना अपना कर एक ऐसा तरीका अपनाना चाहता हूँ। अगर मेरे सामने कोई तरीका नहीं भी है तो भी मैं तुम्हारे जो है वो ऊपर आश्रित होकर ही अपना जीवन गुजारने के लिए विवश हूँ, ठीक है बेटा। तो अब मैं इस कविता को आपने
ध्यान से भी सुनना है जितना मैंने आपको बताया है। मैं एक शॉर्ट समरी भी आपको बता दूंगी, तो इसके बाद आपको गूगल फॉर्म्स पे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको करने हैं। वो गूगल फॉर्म थोड़ी देर में आएगा, ठीक है बेटा। तो अब बेटा इसका कविता का काव्य सौंदर्य क्या है, अब किसी बच्चे को पता होना चाहिए काव्य सौंदर्य भाव सौंदर्य क्या होता है। बेसिकली बेटा जो विष्णु खरे की जो कविताएं हैं, जो अपनी ऐसी कविताओं से ऐसी खड़ी चोट करते हैं पाठकों के मन में कि उन्हें इस समाज, तो बेटा ये कविता जीवन की कुरूपता हमारे सामने लाती है। जीवन की कुरूपता को ये कुरूपता को सामने लाना सुंदर इसलिए है जो ये पाठक को सोचने के लिए और उसे जगाने के लिए विवश करती है कि ये जीवन में इतनी कुरूपता क्यों है, क्यों है जीवन में इतनी कुरूपता, क्या हमें करना चाहिए। ये जो है वो समाज का हश्र बताती है, ना ही सामाजिक वातावरण को कुछ देना चाहती है, बस एक मैसेज देना चाहती है कि ऐसा क्यों है। जीवन की व्याकुलता को उजागर ये कविता करती है। तो यहाँ पर जो विष्णु खरे जी के जो शब्द हैं वो महत्वपूर्ण इतने नहीं हैं जितने उनके वाक्य महत्वपूर्ण हैं। आप समझ गए होंगे बेटा, क्योंकि ये पूरी कविता गद्यात्मक शैली में है, गद्यात्मक रूप है इस कविता का, पद्यात्मक नहीं है। बड़े बड़े वाक्य जो हैं वो कहते चले गए हैं अपनी बात। और ये जो कविता की जो शैली है वो चित्रात्मक कम है, वर्णनात्मक ज़्यादा है, उस परिस्थिति का वर्णन करने में जो कि 1947 के बाद में हमारे सामने आकर खड़ी हो गई हैं। तो और यहाँ पर एक बात और है बेटा, यहाँ पर एक नंगा निर्लज भी करके एक दो शब्द आए हैं। इसमें अलंकार जो है मैं आपको बता दूँ क्या है। मैंने आपको बताया बेटा कि जैसे अलंकार ना की आवर्ती हो रही है यहाँ पर, तो अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। तो और भी बेटा ऐसे अलंकार आपको ढूंढने हैं, पहचानने हैं कविता के अंदर। तो इनकी जो शैली है मैंने आपको बता दी कैसी है, वर्णनात्मक है। और यहाँ पर बोलचाल के शब्द प्रयुक्त करते हुए, बोलचाल के शब्दों की जो शैली प्रयुक्त करते हुए जो है पाठकों के सामने जीवन की व्याकुलता उजागर होती है। कैसे, जैसे बेटा वो भीख मांगने वाला या मामूली धोखेबाज व्यक्ति भीख देने वालों से या ना देने वालों से एक बात कह रहा है, वो क्या, मैंने अपने आप को हटा दिया है हर होड़ से, मैं तुम्हारा विरोधी प्रतिद्वंदी। ये विश्वास दिला रहा है वो व्यक्ति उस संपन्नता के हिस्से में जो हिस्सेदार बन बैठे हैं, उन्हें विश्वास दिला रहा है कि मैं तुम्हारा विरोधी प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं हूँ। मुझे कुछ देकर या ना देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह ही सकते हो। तो यहाँ पर इस कविता में व्यंग जो है वो इसी वाक्य में है कि एक कम मतलब उन्होंने अपने आप को, उस व्यक्ति ने अपने आप को इस होड़ में से अपने आप को हटा लिया है। इसलिए उस संपन्नता का हिस्सेदार जो हैं उनकी चिंता का जो विषय है कि उसकी संपन्नता का कोई अन्य व्यक्ति आकर उसका शिकार न बन बैठे, उसकी जो संदेह है, जो असुरक्षा है, जो चिंता का जो कारण है, उसने अपने आप को उससे खींच लिया है, यानी कि हटा लिया है। और उनको वो आश्वस्त कर रहा है इस बात के लिए कि मैं इस होड़ में शामिल नहीं हूँ। तो इसके बाद कुछ प्रश्न आपके सामने आएंगे बेटा, ठीक है। तो आप अगर इस कविता में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो मुझसे आप पूछ लीजिए, फ़ोन करके मैसेज करके कुछ पूछ लीजिए। अगर इस कविता का बिल्कुल अर्थ आपको समझ में नहीं आया बेटा, यही है कि 1947 के बाद हमारे देश की तस्वीर क्या थी और पहले क्या थी और अब क्या हो गई थी, और कैसे कैसे लोगों ने आकर यहाँ पर डेरा जमा लिया। और डेरा तो जमा लिया है, लेकिन लोग कैसे अपने बारे में ही सोचने लगे, दूसरे व्यक्तियों को कैसे उन्होंने, जो कि इसी भारत के लोग हैं, कभी इन्हीं व्यक्तियों ने मिलकर जो है वो इस देश को आज़ाद कराया था। तो आज़ादी के बाद वही व्यक्ति, वही इंसान जो है वो कैसे उनका शत्रु बन बैठा और कैसे उनके आगे उनकी स्वार्थपरता आ गई, कैसे उन्होंने उनको अविश्वास जो है वो संबंधों में दिखाई देने लगा, और कैसे संबंधों में बदलाव आ गया, कैसे जीवन में बदलाव आ गया, कैसे सामाजिक वातावरण में बदलाव आ गया, और कैसे नैतिकता में बदलाव आ गया। तो ये बेटा ये पूरी कविता जो है वो इसी की कहानी आपको बताती है कि ऐसा क्या हो गया कि
ऐसी क्या परिस्थितियाँ थी, ऐसी क्या सिचुएशंस थी कि विष्णु खरे जी ने इतनी अपनी खड़ी चोट में, अपनी खरी भाषा में इस कविता का निर्माण किया और पाठकों को, ठीक है, इस परिस्थितियों से अवगत कराने के लिए जीवन की कुरूपता का जो है को सामने लाने के लिए उन्होंने इतना सुंदर गद्यात्मक शैली में वर्णन किया कि किस तरीके की उनको ये लगने लगा कि कम से कम पाठक इस कविता को पढ़कर ये सोचने को तो विवश हो ही सकता है कि ऐसी क्या क्या यही सब कुछ उनके लिए उस एक इंसान से बढ़कर है जो उनके साथ, क्या मानवीय मूल्य खत्म हो गए हैं पूरे तरीके से, क्या कोई कुछ बाकी नहीं है, क्या मानवीय संबंध कुछ नहीं होते, क्या यही सब कुछ होता है कि अपने आप को इतना अधिक सुविधा संपन्न बनाते चले जाओ, इतना अधिक अपने आप को जो है वो इतना समर्थ बनाते चले जाओ कि आपके जो सामने वाला व्यक्ति है वो एक इतना वंचित हो जाए कि उसको दो रोटी के लिए भी सामने वाले के सामने हाथ फैलाने पड़े। क्या यही सब कुछ है? तो बेटा कहीं ना कहीं कविता इस की भी सीख देती है कि हमें उतना ही लेना चाहिए, उतना ही संग्रह करना चाहिए, उतना ही परिग्रह करना चाहिए जितनी हमारी ज़रूरतें हैं। जितनी हमारी ज़रूरतें हैं उन्हीं के हिसाब से हमें जोड़ना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं तो हमें उसका दान जो है वो कर देना चाहिए। ठीक है बेटा, और उन लोगों को देना चाहिए जिनके पास रोटी कपड़ा मकान तक की भी जीवन को जीने लायक सुविधा भी नहीं है। ठीक है बेटा, इसमें जो आपके ऐसे कुछ वो नहीं है, क्या कहते हैं बेटा, वर्ड मीनिंग, शब्दार्थ, ये पूरी की पूरी जो है भाषा जो है वो आसान सी लैंग्वेज में है। आप इसे पढ़िए। कोई इसमें जो भी ऐसे क्वेश्चन जो शब्द आए हैं मैंने आपको उसका अर्थ बता दिया। निर्लज, बेशरम, ठीक है, कामचोर, जो कोई काम नहीं करता तो बेटा उसे कामचोर बोला जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। संकोच यानी कि शर्म, जो भी है संकोच होना चाहिए जो भी है। तो देखो बेटा इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, तो बेटा मैंने इसके लिए इस कविता के बिहाफ पर आपके सामने बनाए हैं, मैं बताती हूँ बेटा, वही आपको ठीक है वो आपको गूगल फॉर्म के थ्रू मिलेंगे और उसे भर के सबमिट करना है आपको। ठीक है, जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो बेटा वो मैं बाद में डिस्कस करूँगी, लेकिन पहले क्वेश्चंस करने से पहले इस कविता को अच्छे से पढ़ना है। जो मैंने आपको बताया है उसी में ही सारे आंसर्स उस क्वेश्चंस के छुपे हुए हैं, आपको ढूंढने हैं, निकालने हैं। ठीक है बेटा, तो अब इस कविता को मैं जितना था मैंने आपके सामने रख दिया। तो ठीक है बेटा, टेक केयर।